10th क्वेश्चन में, हाँ ओके राइट, देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 10th है उससे रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन नंबर 9th के बाद हमें डिस्कस करना था, बट कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जब कभी आप आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक बार थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात कर देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपके बिजनेस की असेट्स को बढ़ाते हैं या लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनसे आपके असेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनसे आपके असेट और लाइबिलिटी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइट, ये आपके बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, ये इरेगुलर होते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब इन्हें बैलेंस शीट में शो करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ये बेसिक से डिफरेंस है जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में होते हैं। ठीक है, अब आपको इन डिफरेंसेस के बेसिस पे ये मैं आपको ट्रीटिंग समझाऊंगा कि जब कभी आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो कैसे आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो प्रॉफिट में उसका क्या एडजस्टमेंट होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चलूंगा और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे हम आएंगे। एग्जाम्पल बहुत इजी सा ले रहा हूँ। आई एम ट्रीटिंग लाइक मैंने एक कार बाय किया है और उस कार को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है, कार एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। राइट, सो बाइंग अ सेकेंड हैंड कार ऑफ ₹1 lakh debited into कार रिपेयर अकाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जी, डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज कार रिपेयर एक्सपेंस। समझो, मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी जिसकी कॉस्ट है ₹1 लाख। राइट, अब मैंने उस कार को डेबिट किया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे डेबिट किया? एज अ कार रिपेयरिंग एक्सपेंस। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वो मैंने कार खरीदी नहीं, कार का रिपेयर करवाया, मेरे पास एग्जिस्टिंग कार होगी, मैंने उसका रिपेयर करवाया। राइट, जब आपके सामने इस तरीके से कोई एक्सपेंडिचर को आप क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, सो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन कार इज 10% पर एड। ठीक है जी, अब आपके पास जब इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन आ जाता है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, समझिएगा। राइट और रॉन्ग बनाइए, आपको ये समझना है कि जब आप कोई कार बाय करते हैं तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट? राइट ट्रीटमेंट इज वी नीड टू ट्रीट अ कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट व्हाट वी डिड, हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया। दिस इज आवर मिस्टेक। राइट, अब इस मिस्टेक को कैसे सुधारें इसको समझना पड़ेगा। अगर कार को एक एक्सपेंडिचर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते तो सोचो क्या होता, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट पड़ता और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता। बहुत सिंपल सा इफेक्ट समझिएगा, फिर इसी के बेसिस पे आप समझ पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, क्योंकि कार का जब आपने कार खरीदी तो वो बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, बैलेंस शीट में यहाँ लिखना चाहिए था असेट साइड में हमें ₹1 लाख। ठीक है, अब मान लीजिए ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदी हमने कार, तो उस पर डेप्रिसिएशन लेस होता। अब वो डेप्रिसिएशन कितना भी लग सकता था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदा हो सकता था, मिड ऑफ द ईयर खरीदी हो सकती थी आपने कार, एट द एंड ऑफ द ईयर खरीदी हो सकती थी। जब एट द एंड ऑफ द ईयर खरीदते तो वहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। राइट, सो डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगता है कि आपने वो कार कब बाय किया, कार बाय करने की डेट से लेके क्लोजिंग अकाउंट्स की क्लोजिंग होने तक की डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता। वो डेप्रिसिएशन जो भी यहाँ आता वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखते हैं, याद है 11th क्लास के एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक। अब डेप्रिसिएशन अगर आप डेबिट में लिखते हैं तो उस साल का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, वो रिड्यूस होता। ऑब्वियस सी बात है, नेट प्रॉफिट आपका उस साल का कम करना होता, नेट प्रॉफिट कम आता जब डेप्रिसिएशन डेबिट होता।
सो दिस इज द राइट ट्रीटमेंट। क्या हमने ऐसा किया? नहीं किया। हमने क्या किया? सुनना, हमने किया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिख दिया हमने टू कार, कार रिपेयर, 1 लाख रुपए। ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पे, ये 1 लाख रुपए सीधे पीएनएल अकाउंट में डेबिट लिख दिए। आप अज्यूम कीजिएगा डेप्रिसिएशन 10% होता है इस पे, 10,000 रुपए। सो यहाँ पे 10,000 लिखते हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग राइट जो हमारा ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें 10,000 रुपए डेबिट में लिखने होते हैं, लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट में हमने 1 लाख रुपए डेबिट में लिखे हैं। रॉन्ग ट्रीटमेंट में हमने 1 लाख रुपए डेबिट में लिखे हैं। सो हमें इसका करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका करेक्शन करने के लिए 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज मतलब जो कार का अमाउंट है वो तो हमें प्रॉफिट में प्लस करना है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें माइनस करना है। ये तो प्लस होगा, बाय मिस्टेक डेबिट किया है, इसको प्लस करो। नेट मत कर देना यहाँ पे, आपके तो सर 90,000 प्लस कर देंगे, तो ना, ऐसे मत करो। 1 लाख रुपए जो आपने बाय मिस्टेक पीएनएल के डेबिट में दिखाए हैं, एज एक्सपेंस दिखाए, सो इससे आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम हुआ हुआ होगा, 1 लाख रुपीज से डाउन होगा। ये योर मिस्टेक, ये आपकी मिस्टेक है। रॉन्ग किया मतलब मिस्टेक है। सो 1 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट डाउन होगा। सो पहला काम आपको क्या करना है? 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट ऐड करना है, मतलब जितने रुपए की एसेट आपने बाय किया है आपको वो अमाउंट प्लस करना होगा उस रेस्पेक्टिव ईयर में, उसके प्रॉफिट में आपको वही अमाउंट ऐड करना होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर उस पर डेप्रिसिएशन काउंट होना है, सो डेप्रिसिएशन जितना भी लगना है वो माइनस होगा। आई मीन टू से इस पूरे ट्रीटमेंट को अगर मैं यहाँ से हटाऊं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता। मेरे कहने का मतलब ये है, डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट माइनस, प्रॉफिट कम होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एक एक्सपेंस है। और ये जो आपने कार जो आपने बाय की है उस अमाउंट से आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना। ठीक है जी। सो एक बार इसको हटा देता हूं मैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो एक लाइन में मुझे ट्रीटमेंट देना है इसका, वो ट्रीटमेंट क्या है? जब ऐसा कुछ गिवन होता है हमारे सामने, तो गिवन ईयर के प्रॉफिट में, गिवन ईयर के प्रॉफिट में, गिवन ईयर्स प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में आपको प्लस क्या करना होता है? प्लस करना होता है आपको कार की कॉस्ट। ठीक है, कार की कॉस्ट, या मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो प्लस करनी है। हमारे क्वेश्चन में कार की है वो कॉस्ट, और माइनस करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है उस पर डेप्रिसिएशन लेस करना। ठीक है जी। अब ये डेप्रिसिएशन हो सकता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से दिया हो, और आपने मान लो 2017 में कार खरीदी और 2020 तक के प्रॉफिट दिए हुए, तो 17 वाले ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, 18 में भी लगेगा, 19 में भी लगेगा, 20 में भी लगेगा। आ रही बात समझ में? 17 के बिगनिंग में खरीदा होगा तो 17 वाले साल का पूरा लगेगा डेप्रिसिएशन, फिर 18 में लगेगा, 19 में लगेगा, ऐसे 31 मार्च 20 तक आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। क्वेश्चन आएंगे तब मैं समझाऊंगा। फिलहाल एक बार आप इसे नोट कीजिए अपने पास कि जब आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, तो गिवन ईयर के प्रॉफिट पे आपको उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट प्लस करना होगा, और अगर डेप्रिसिएशन की बात लिखी तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। इससे आपका क्या बैठेगा बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट बोल दो या नॉर्मल प्रॉफिट बोल दो, वो निकल करके आ जाएगा, राइट? स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन 10 से रिलेटेड बात है। अब इसी का जस्ट एक ऑपोजिट पार्ट में आपको समझा देता हूँ, विच इज नॉट येट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन। अगर क्या होता हमारे क्वेश्चन में कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता और उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते, देखो वाइस वर्सा तो हो ही सकता है ना। ये नहीं ऐसे लिखा होता हमने रिपेयर करवाई, अब तो सही में रिपेयर ऑफ मशीन, हमने रिपेयर करवाया मशीन का, रिपेयर ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख की जगह 10,000 कर देते हैं, ऑफ रुपीज 10,000। अब ट्रीटेड एज, ट्रीटेड एज क्या लिखे हम लोग इस पे? ट्रीटेड एज बाइंग ऑफ मशीन, ट्रीटेड एज बाइंग ऑफ एन असेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% बाय, कोई भी मेथड हो सकता है, ऐसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी हो सकता है, एसएलएम मेथड भी हो सकता है, 11th क्लास में पढ़े होंगे आपके मेथड। देखिएगा, अब अगर आपके क्वेश्चन में आपने मशीन को रिपेयर करवाया 10,000 का, और आपने उसे क्या ट्रीट कर दिया?
आपने उसे ट्रीट कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी असेट को बाय करना ट्रीट कर दिया। सो अब आपको आपके सामने मैं आपको ये फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। देखिएगा, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, दिस इज द राइट थिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना था क्या, रिपेयर का अमाउंट, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो 10,000 रुपये। और रॉन्ग आपने क्या कर दिया, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, रॉन्ग। 11th क्लास में राइट रॉन्ग बनाई थी ना, वैसे ही सब कुछ ये होगा, बस इसको ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। हमने इसे यहाँ लिख दिया मशीन अकाउंट 10,000, मशीन अकाउंट तो लिखा ही लिखा, अब मशीन मान करके असेट मान करके इस पे डेप्रिशिएशन भी लगा दिया। सपोज 1,000 रुपए का डेप्रिशिएशन लगा 10% के हिसाब से, राइट। आपके सामने एक गलती तो ये हो गई, इससे क्या हुआ, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा वहां पे डेप्रिसिएशन आपने 1,000 रुपए दिखा दिया होगा, ठीक है, इससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम आया होगा। क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक हुई है डेप्रिसिएशन हमने डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो गिवन ईयर के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन तो जोड़ो, क्योंकि हमने बाय मिस्टेक चार्ज कर दिया है, रिवर्स करो। और जो आपने रिपेयर को, जो रेवेन्यू एक्सपेंस था उसे आपने ट्रीट नहीं किया था, उस रेवेन्यू एक्सपेंस के अमाउंट को आप क्या करो, माइनस करो, राइट। सो यहां से इस वाले मेथड में इस तरीके से एडजस्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। ये तो बात होती है रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करने की, क्लियर। अब सुनिएगा, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन 23 के एडजस्टमेंट से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन 23 में क्या लिखा है आपने, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। पहले मैं अंडर वैल्यूएशन समझा दूंगा, फिर मैं ओवर वैल्यूएशन समझा दूंगा। सो देखिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, देखिए विदाउट इंफॉर्मेशन जब स्टॉक की बात होती है तो वो क्लोजिंग स्टॉक की बात होती है, ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं होती। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कम वैल्यू करना। जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका कम होता है, यानी प्रॉफिट कम आता है। सो आपको प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए उसमें प्लस करना पड़ता है। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे समझाऊंगा। देखिए, हर चीज के फैक्ट रीजंस पता होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। 11th क्लास के ट्रेडिंग अकाउंट को याद करो, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ। इधर आता है बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स दिख रहा है ना, यस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स थोड़ा ही बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस है तो है, और बाकी का टू जीपी, ऐसे ही आता है। और आपको याद होगा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, बाय जीपी लिख करके, राइट। आगे की कहानी सेम है, पहले इतना समझो। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा उसका इफेक्ट देखूंगा। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मान लिया मैंने, और इधर 10 लाख और इधर 5 लाख, मर्जी से मान लिया। 15 लाख रुपए का टोटल क्रेडिट का हो रहा है, इसमें से आपने 6 लेस किया तो 9 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, विच इज लाइक मैंने इसे सब कुछ एज इट इज लिखा है जैसा रियल था। मतलब जो रियल मेरे पास सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस सब गिवन थे, और जब मैंने इनको लिखा तो यहाँ से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख रुपए आता है इन नॉर्मल सिनेरियो। अब क्या हो, अगर मैंने मेरी स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, अंडर मतलब कम वैल्यू किया, मतलब 5 लाख की जगह मैंने इसे 4 लाख वैल्यू किया। अगर मैं इसे 5 लाख की जगह 4 लाख वैल्यू करता तो ये 15 की जगह कितना आता, 14 लाख। मेरी बात समझ आ रही है, ये 15 की जगह कितना आता, मैंने इसको 5 की जगह क्या वैल्यू किया, 4 लाख, राइट। तो 4 लाख अगर वैल्यू किया तो मेरा टोटल क्रेडिट साइड का 14 लाख आता। अब 14 लाख टोटल आता, तो आप सोचो बैलेंसिंग फिगर ही निकलता है जीपी, तो 14 में से 6 गया तो 8 लाख, मतलब 9 लाख की जगह मेरा जो आंसर आता वो कितना आता, 8 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया ना। आपको इससे क्या समझ आया, अगर क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख रुपए से कम किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 1 लाख से कम हो गया, राइट। सो मैं यहाँ पे, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो शायद इस साइन को समझ जाएंगे, मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट। यहाँ जीपी लिख रहा हूँ या ग्रॉस प्रॉफिट लिखूं या प्रॉफिट लिखूं, एक ही बात है, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, यानी डायरेक्ट रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन का साइन होता है। जो मैथ्स वाले बच्चे शायद अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। आई मीन टू से कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम बिजनेस में बढ़ाते हैं
तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ करके आएगा। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करते हैं तो प्रॉफिट भी कम होकर के आएगा। समझ आ रही है बात? अगर मैं इसी इसी एग्जांपल में, एक तो मैंने 4 लाख लिया, मतलब 1 लाख से क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, तो आपने देखा 1 लाख से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया। अब अगर मान लो मैं इसे 1 लाख से बढ़ा दूं, अगर इसे 5 की जगह 6 लिखता, 10 और 6 16 लाख आते हैं, 16 लाख में से 6 जाते हैं तो कितना होता है? 10 लाख रुपए। मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाता ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, डायरेक्ट रिलेशन बोल दीजिए इसे। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बड़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ करके आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम होकर के आएगा। राइट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, हटाता हूँ मैं एक बार इसे, देखिएगा एक बार, और वापस मुझे लिखना है, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने इसके रूल्स लिख देता हूँ। समझो, अगर क्लोजिंग स्टॉक, मेरे साइन को समझना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर अप है, बढ़ करके आया है, तो इससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा। सो टू कैलकुलेट नॉर्मल और एडजस्टेड प्रॉफिट, हमें नॉर्मल और एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसलिए मुझे मेरे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे मेरे प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ताकि ये वापस से क्या आ जाए? बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। जस्ट इसका उल्टा चलना, अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम आता तो प्रॉफिट का वैल्यू भी कम ही आता, प्रॉफिट का अमाउंट भी कम ही आता। सो नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉफिट में प्लस करना पड़ता है, प्रॉफिट में प्लस करना होता है। कितना अमाउंट? जितने से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। राइट? सो एक बार आप ये दोनों चीजें मेंशन कर देना, और सेकंड भी मैं बता देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, आपके पास क्वेश्चन तो नहीं है, बट ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट, inversely proportionate to profit. I mean to say, there is an indirect relation between opening stock and profit. इसका मतलब, I mean to say, if the opening stock is overvalued, overvalued मतलब इसका अगर वैल्यू हमने बढ़ा करके लिखा है, सो हमारा प्रॉफिट कम आया होगा। अब मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा अभी मैं इस बात को, प्रॉफिट हमारा कम आया होगा। ठीक है? सो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉफिट में वो जो ओवर वैल्यूएशन किया है मैंने ओपनिंग स्टॉक का, उस अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। राइट? और सेकंड, अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम हमने किया, अंडर वैल्यू किया ओपनिंग स्टॉक को, सो हमारा प्रॉफिट बढ़ करके आया होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। सो प्रॉफिट हमें कम करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। ठीक है जी? सो प्रॉफिट हमें कम करना पड़ेगा। ये जो मैंने लास्ट में ये जो ट्रीटमेंट लिखा है ना, ये वाले ट्रीटमेंट, यही हमें रेक्टिफाई करना है। हमने प्रॉफिट में जो गिवन प्रॉफिट होगा उसमें या तो माइनस होगा या प्लस होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है? इसके बेसिस पे होगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, मैंने अंडर वैल्यूएशन नहीं समझा, मैंने अंडर और ओवर वैल्यूएशन दोनों ही समझा। अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक में दोनों स्टॉक आ गए इस वाले टॉपिक में, तो क्लोजिंग भी आ गया और ओपनिंग भी आ गया। ठीक है? क्लोजिंग और ओपनिंग, विदाउट इन्फॉर्मेशन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओपनिंग स्टॉक वाली बात को मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए, मैंने इनवर्स रिलेशन लिखा है। अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था ट्रेडिंग का, सेम कंटिन्यू करते हैं। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल 10 लाख की, ये 5 लाख का। ओपनिंग स्टॉक आप मान लीजिए 1 लाख रुपए है मेरे पास। परचेजेस जो नेट है मेरे पास 3 लाख, 2 लाख रुपए है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए है। और टू जीपी 9 लाख रुपए। राइट? दिस इज दी नॉर्मल सिनेरियो। अब अगर मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक को क्या करूं, 1 लाख की जगह सपोज 50,000 कर दूं, तो क्या होगा भाई? क्रेडिट साइड का टोटल तो 15 लाख ही रहने वाला है। 15 में से 5.5 जाएंगे तो 9.5 बचेंगे यहाँ। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 9 लाख से बढ़कर के 9.5 लाख हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? 50,000 से ओपनिंग स्टॉक को कम किया तो प्रॉफिट 50,000 से बढ़ करके आया। डेबिट आइटम है ना ओपनिंग स्टॉक, इसलिए प्रॉफिट आपका 50,000 से बढ़ गया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। राइट? क्लियर हो गई बात? ऐसे बढ़ा करके लिखोगे ना, 1 लाख से 1.5 लाख लिखोगे तो यहाँ 8.5 लाख आ जाएगा। 9 लाख से 50,000 कम आ जाएगा, 8.5 लाख। ठीक है? सो दिस इज द रीजन। स्क्रीनशॉट ले लेते जाइएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर आपके 23rd पे।
अब आप मान लीजिए इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, राइट। आइए, सो आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23rd सेज एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी अर्न बाय अ फर्म इज ₹1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। अब सोचो आपके पास एवरेज प्रॉफिट है और उसके बाद अंडर वैल्यूएशन गिवन है, सो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अभी जो मैंने आपको बताया, गिवन प्रॉफिट, गिवन ईयर्स प्रॉफिट, जो मेरे पास प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट में मुझे एडजस्टमेंट करना होगा, क्या प्लस या माइनस, डिपेंड करता है अंडर वैल्यूएशन किसका हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक कौन सा होता है? विदाउट परमिशन क्लोजिंग स्टॉक। में आप चाहो तो नोट कर लेना, विदाउट परमिशन क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम किया है तो प्रॉफिट भी कम आया होगा, तो प्रॉफिट को प्लस करके दिखाओ। क्या बताया मैंने? क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट। इसका मतलब कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमने कम किया, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम हुआ है, तो प्रॉफिट कम लिखा होगा हमने। अब प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए प्लस कर दो, तो मैंने प्लस कर दिया इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सो अमाउंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो भी अमाउंट था। अब गिवन ईयर का प्रॉफिट मेरे पास 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए का गिवन ईयर का प्रॉफिट प्लस 40,000 रुपए का अंडर वैल्यूएशन, टोटल हो जाएगा 1,40,000। दिस इज योर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में यही वाला अमाउंट लेना होता है 140, और आगे लिखा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। तो हमें पता है हम लोग क्या निकालते हैं इससे, नॉर्मल प्रॉफिट। एक तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल एवरेज था एक, तो ये है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई बेटा मेरे क्वेश्चन में? 630, 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 5%, सो 5% 63,000 का आधा कर दे तो 31,500 रुपए। दिस विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट अगर आ जाता है, एवरेज प्रॉफिट अगर आ जाता है, तो बेटा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, एपी माइनस एसपी, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन तो है नहीं, सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,40,000 माइनस 31,500, ये आ जाएगा 1,08,500 रुपए। दिस विल बी योर सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर दो गुडविल को और सुपर प्रॉफिट को, सो 1,08,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,40,000 और 42,000, 542,500। दिस विल बी योर आंसर। इतना स्क्रीनशॉट ले ले बेटा आप लोग, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई पहले। ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया है। देखिएगा 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन से एवरेज प्रॉफिट अर्न इज 7,50,000। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो हमने अर्न कर रखा है ना वो कितना है? 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 रुपीज का आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया है। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इस बार आपने ओवर वैल्यू कर रखा है, अंडर की जगह क्या कर रखा है? ओवर। तो आप मुझे बताइए, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर चुके हैं, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आया होगा। जब प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, है ना, नॉर्मल लाने के लिए। सो प्रॉफिट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 7,50,000 इज योर गिवन ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपके सामने से सिर्फ ये डिजिट्स हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर्मूलाज तो सेम ही रहने, ठीक है जी। सो 7,50,000 इज योर गिवन ईयर्स प्रॉफिट। 7,50,000 में 30,000 रुपए का ओवर वैल्यूएशन माइनस कर दे, सो ये आ जाएगा 7,20,000 का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया नॉर्मल वाला आपके पास 720। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस पे 42 लाख का, नॉर्मल 42 लाख लो मल्टीप्लाई बाय, ओके। सो आइए एवरेज प्रॉफिट की तरफ हम लोग चल रहे थे।
एवरेज प्रॉफिट 42 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट 42 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, इसका 15% 420 और 210 6,30,000। और एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम इसे लेस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 720 माइनस 630 70 और 20 90,000। ठीक है, और गुडविल आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बस नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 years परचेस, सो 2,70,000 विल बी योर गुडविल। राइट, क्वेश्चन 24 कंप्लीट होता है। देख लीजिए, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। सो एवरेज प्रॉफिट इज 720 और नॉर्मल प्रॉफिट 630 है, 42 लाख का 15%। राइट, और माइनस करके 90,000, गुडविल 90,000 इंटू 3। राइट, ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए आप 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है और उस प्रॉफिट्स निकालने। प्रॉफिट देखो 17, 18, 19 की तो गिवन है ही। ठीक है, आपको निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट और 21 का प्रॉफिट। ठीक है, 19, 20 और 21। 19, 20 में एडजस्टमेंट है, सो आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है विद आफ्टर एडजस्टमेंट। सो देखिएगा, मैं आपके सामने प्रॉफिट रख रहा हूँ 31 मार्च 17 के प्रॉफिट में, नहीं 17, 18, 19, 20 और 21। 17 का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000, 180, और 19 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है। इस 1 लाख के प्रॉफिट में क्वेश्चन ने दिया है 25th क्वेश्चन में आयुब वाली बात लिखी। आयुब और अमित दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, उन्होंने जसपाल को एडमिट किया है और गुडविल 3 years परचेस के बेसिस पे ये लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। राइट, सो क्वेश्चन इज कि they agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method for which they decide to average profit of last 5 years। पिछले 5 सालों का एवरेज लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो सुपर प्रॉफिट में पहले नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के लिए आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। 19 वाले प्रॉफिट में 1 लाख रुपए दिए हैं, इसमें 1 लाख रुपए का अब नॉर्मल लॉस है, सो अब नॉर्मल लॉस हमें प्लस करना होता है, ये 2 लाख हो गया। और 20 वाले साल में 2,60,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें अब नॉर्मल गेन है 40,000 का, सो अब नॉर्मल गेन अपन माइनस करते हैं, ये 2,20,000 आ गया। और 21 का प्रॉफिट है आपके पास 2,40,000। राइट, सो आपके पास ये प्रॉफिट आ गए। आपने यहाँ से एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाला पहले। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन सबको प्लस करो, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख, ये 2 लाख लेना है, ये 2,20,000 लेना है, और प्लस 2,40,000 अपॉन 5। सो ये आता है 3,30, 5,30, 5,50, 7,50, 9,50, 9,90, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 से काटो, 5 1 5, 4 9, 5 9 45, 5 8 40, 0 0, 19,800। ठीक है, ये 19,800 आपका बनता है क्या, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आप निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। 5 लाख रुपए, टोटल असेट 20 लाख रुपए, लाइबिलिटी 5 लाख रुपए। सो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को माइनस करके आ जाएगा 15 लाख, उसका 10% 1,50,000। राइट, ये 1,98,000 आ रहा है। ठीक है जी, माइनस कर लो, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट 198 माइनस 150, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 years परचेस के हिसाब से निकालना, आ गया आंसर आपका 1,44,000। राइट, ये गुडविल। एसएस ले लो, क्लियर है ना, समझ आ